तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपको मैथ की बहुत इम्पोर्टेंट क्लास देने में जा रहा हूं, जिसमें आप एनटीपीसी ग्रुप डी या उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जेल वार्डर वाली वैकेंसी है और दिल्ली पुलिस की परीक्षा हाल ही में जो होने वाली है, ये सभी मेरी गणित की क्लासें उन सभी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है बच्चा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्लास को एंड तक देखिएगा। बहुत मज़ेदार वाले और बड़े अच्छे अच्छे सवाल मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, नीचे जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। फटाफट एक एक बच्चा चैनल सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। स्क्रीन पर जल्दी से सवाल नंबर पहला आज का लगा दीजिए। और ये हमारी मैथ की सीरीज का पार्ट 6 है। इससे पहले मैं 5 सीरीज बच्चों आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आज ये हमारी 6ठी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो जी बिल्कुल, सवाल नंबर पहला आज की सीरीज का जल्दी से लगा दीजिएगा। तो सवाल नंबर पहला आप जल्दी देखो क्या कहता है। सवाल नंबर पहला देखो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपके लिए बना करके लेके आता हूं। तो सभी लोग ध्यान से एक एक सवाल देखना और क्लास के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, ये सवाल नंबर पहला स्क्रीन पर देख लीजिए। ये कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? 27 के इक्वल है। और ये इसमें क्या कहता है, जो प्लस 27 है और इक्वल है 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के। तो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ, वैल्यू किसकी निकलवा रहा है ये कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ ए का क्यूब जमा बी का क्यूब जमा सी का क्यूब। या हम इसको बाद में लिख लेंगे, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा। तो देखिए बच्चा, अंडर रूट में क्यूब रूट ऑफ ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस सी की क्यूब की वैल्यू आपसे निकलवा रहा है। तो स्क्रीन को आप सवाल दिख रहा होगा। सभी लोग अपनी रफ कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। और जिसने वीडियो क्लास को लाइक ना किया हो, क्लास लाइक कर दो। बड़ी ज़बरदस्त क्लास आज की होने वाली है। तो बच्चा ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। देखो, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 27 बराबर इतना दे दिया और वैल्यू पूछी है उसकी। तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इस 27 को मैं 3 जगह तोड़ के 9 प्लस 9 प्लस 9 लिख लेता हूँ। और ये जो इधर इक्वल्स टू के इस तरफ 6a प्लस 6b प्लस 6c है, इसको मैं इधर लेकर के आ जाता हूँ। तो ये माइनस का 6a माइनस का 6b और माइनस का 6c हो जाएगा। और इक्वल में क्या बचेगा? 0 बचेगा। जी बिल्कुल, 6 की गुना इन तीनों संख्याओं में हो जाएगी। और ये तीनों संख्या पॉजिटिव है। और जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू इक्वल के इधर आती है तो बच्चा वो नेगेटिव हो जाती है। अब देखिए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस, मैं ए वाली जो वैल्यूज है वो एक साथ रखूंगा और एक नो उनके साथ रखूंगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस के 9, चलो जी। फिर आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 6b और एक 9 में इसके साथ ले लेता हूं। फिर आ जाता है प्लस का सी स्क्वायर माइनस के 6b और एक प्लस का 9 में इसके साथ ले लेता हूँ। और इक्वल में क्या है बेटा? इक्वल में बच्चा 0 है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो वैल्यू है तीनों की तीनों ये स्क्वायर है। ये तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका बच्चा b माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका बाबू c माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के आ जाएगा। बिल्कुल दिल्ली पुलिस की परीक्षा में भाई आप याद रखना कि एडवांस मैथ भी आता है। इस बात को आप बिल्कुल मत भूलना। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में भी एडवांस मैथ के कुछ सवाल आपको जरूर मिलेंगे, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को तैयार करें। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये बच्चे, है ना, ये b माइनस 3। अब देखो, जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस कुछ भी वैल्यू हो और सबका स्क्वायर करके जो सम हो वो जब 0 के इक्वल होता है, तो आप लोग ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तभी तो 0 जमा 0 जमा 0 0 होगा। यानी a माइनस 3 की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे
b माइनस 3 की वैल्यू भी और c माइनस 3 की वैल्यू भी किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे और बच्चा यहाँ से निकल के आएगा a की भी वैल्यू 3, b की और c की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 3 निकल करके आ जाएगी a, b और c की वैल्यू। अब इसने आपसे बच्चा क्या पूछा था, इसने आपसे पूछा था बाबू क्यूब रूट ऑफ a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस c का क्यूब किसके इक्वल होगा। बिल्कुल उसने इस चीज़ की वैल्यू पूछी। अब a b c की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ a की वैल्यू 3 करेंगे, 3 का क्यूब 27 प्लस 27 माइनस 27। बात समझ रहे हो ना भाई, 3 3 3 है, तीनों का क्यूब कर दिया, 1 27 से 1 27 कैंसिल हो गया और 27 का क्यूब रूट क्या बचेगा बच्चा। इस सवाल का आंसर बाबू 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल एडवांस मैथ का भी कुछ पोर्शन आपकी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हो या फिर वो रेलवेज का एनटीपीसी या ग्रुप डी की परीक्षा हो। ठीक है, तो परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, अब मेहनत करने का समय आ गया है। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो, मैं फिर से कहता हूं बच्चा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये सवाल आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अभी सवाल नंबर 2 स्क्रीन पर लगा दो जल्दी से। सवाल नंबर 2 देखिए फटाफट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 2 मिश्रण के चैप्टर का। तो देखिए 2 मिश्र धातु ए और बी थी और इसमें जस्ते और जो टिन का अनुपात था, दोनों मिश्र धातु में जो जस्ते और टिन का अनुपात था वो बाबू 5:2 और 3:4 था। ये कहता है ए धातु में से तो 7 किलो निकाल लिया गया, जस्ट 7 किलो धातु निकाली गई। बी धातु बी नाम की मिश्र धातु में से कितनी 21 किलोग्राम मिश्र धातु निकाली गई और इन दोनों को निकाल करके एक सी मिश्र धातु बनाई गई। तो बताइए इस सी मिश्र धातु में जस्ते और टिन का अनुपात क्या हो जाएगा, है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं फिर समझा देता हूं। 2 मिश्र धातु ए और बी नाम की है जिसमें जस्ते और टिन का रेशो 5:2 और 3:4 है। तो ये क्या पूछता है, ये आपसे कह रहा है कि ए मिश्र धातु में से 7 किलो मिश्र धातु निकाली गई, बी में से 21 किलो बाहर निकाली गई। ठीक है, तो पूछता है कि बताइए फिर इनको आपस में मिलाया गया, तो बताइए जो तीसरी मिश्र धातु बनेगी उसमें जस्ते और टिन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो बहुत प्यारा सा सवाल है, ध्यान से सुनना। देखो वैसे अगर मैं देखूं तो 21 और 7 टोटल कितने किलो इसने निकाला, 21 और 7 बाबू टोटल 28 केजी इसने मिश्र धातु बाहर निकाली। अब देखो होगा क्या, सुनो मेरी बात। मैं इसमें जस्ते को अलग कर लेता हूं। देखो टोटल ये 5 और 2 कितना है, 5 और 2 7 किलो है। 7 किलो में से जस्ता कितना है, 5 किलो। मैंने जस्ता अलग कर लिया और यहाँ 4 और 3 7 किलो में से जस्ता कितना है, 3 किलो। अब इसका तो निकाला गया 7 केजी, चलो जी जस्ते का 7 केजी और यहाँ पर 3/7 जस्ता है, इसका कितना निकाला गया, 21 केजी निकाला गया इसका। चलो जी जरा चेक करना, 7 से 7 कैंसिल, 5 किलो जस्ता तो बच्चा यहाँ निकाला गया। ये जस्ता है क्योंकि मैंने ये भाग जस्ते का लिया। अच्छा 7 तिया 21, 3 तिया 9 केजी जस्ता यहाँ निकाला गया। यानी जो टोटल जस्ता निकाला गया बाबू वो कितना था, टोटल जस्ता जो यहाँ निकाला गया वो 9 और 5, वो बाबू 9 और 5 14 किलो था। टोटल जस्ता 14 किलो हो जाएगा, 9 और 5 14 किलो। अब देखिए टोटल मिश्र धातु कितनी निकाली गई, देखो जस्ता तो 14 इसमें से आ ही गया। टोटल मिश्र धातु 28 किलो निकाली गई जिसमें से 14 केजी जस्ता है। तो बचा हुआ क्या होगा, अरे बचा हुआ भाई टिन होगा। तो रेशो कितना बन जाएगा, 1:1। इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज का सवाल नंबर 3 जल्दी स्क्रीन पर लगा दीजिए बच्चा। सवाल नंबर 3 देखो बाबू, सवाल नंबर 3 क्या कहता है। एक एक सवाल बहुत कीमती है। आइए सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल मैंने आयतन के चैप्टर से लिया, वॉल्यूम के चैप्टर से लिया। ये क्या कहता है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन का जो रेशो बनता है, वक्र पृष्ठ और आयतन क्रम से कितने कितने हैं, ये 264 और बेटा 924 सेंटीमीटर क्यूब है ना। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आयतन है, किसका आयतन, बेलन की बात यहाँ पर हो रही है बाबू, सिलेंडर की, है ना।
वो बात कर रहा है बेटा सिलेंडर की, ठीक है। तो चलिए देखिए, वक्र पृष्ठ इतना, आयतन इतना, तो पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है इस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए क्या होगा। तो बहुत प्यारा सा सवाल है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिखो 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, और बाबू बेलन का आयतन होता है बेटा πr²h। अब देखिए, एक ही तो बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन की बात हो रही है, यानी रेडियस सेम है, हाइट भी सेम है। अब देखो जरा, बराबर 264/924 क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, और एक रेडियस से ही एक आर कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो 132 इधर आएगा। अब इनकी जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, 132 आर, 132 R इक्वल्स टू, या आप ऐसे भी मत करिए, आप इसको 11 से भी डिवाइड करिए, 11 12 132, और 11 84 जा होते हैं तेरे 924, तो ये 12 और 12 एकम 12, 12 सते 84, तो पूरा यही कैंसिल कर सकते हो आप। तो रेडियस कितनी आ गई, बस यहीं से रेडियस की वैल्यू तेरी 7 सेंटीमीटर आ गई, यानी आपको यहाँ से रेडियस को तो पता चल गया 7 है। अब इसकी हाइट का पता करेंगे, इस फॉर्मूले में रख दो, वक्र पृष्ठ में वैल्यू पुट कर दो, यानी देखो 2πr/h की वैल्यू कितनी गिवन थी, ये आपको 264 गिवन थी, ठीक है। तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 है, गुना रेडियस अभी फाइंड आउट की है 7, और गुना में ऊंचाई ज्ञात करनी है, बराबर 264 के 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से इसे काटोगे तो 22 एकम 22, और 22 दूनी 44, और 2 छिक्के 12, तो बिल्कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। रेशो बन गया 7:6, बिल्कुल इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7:6, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को देखो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बिना इसके और बिना इन दोनों के फॉर्मूलों के आप नहीं कर सकते। तो जिस प्यारे बच्चे को ना फॉर्मूले पता हो तो दोनों फॉर्मूले प्लीज लिख लेना, क्योंकि बेलन की आकृति के ऊपर सवाल आ जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, बेलन का आयतन होता है πr²h, और बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू ब्रैकेट में h+r, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से आते हैं बच्चा सवाल नंबर 4 की ओर। और सभी बच्चों को मैं यहाँ से इस मंच के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी प्यारे बच्चे मेरा भरोसा ना तोड़ें, घर पर मेहनत करिए। बिल्कुल मैं हमेशा आप सभी भाइयों के, आप सभी बच्चों के हमेशा साथ रहूँगा। जिस भी चीज़ में आपको दिक्कत है, आपको पता ही है, मैं सभी का साथ देता हूँ, ठीक है ना, सभी को साथ लेकर चलता हूँ। चलिए आगे आइए सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 स्क्रीन पर लगा दीजिए जल्दी से। ये क्या कहता है, एक आदमी ने P रुपए दर्जन वस्तु खरीदी, या मैं पेन मान लेता हूं, चलो P रुपए में 12 पेन खरीदे। देखो स्क्रीन पर सवाल, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपए दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P रुपए 8 में प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, यानी P रुपए में 12 खरीदी और फिर कहता है P/8 की 1 बेची। बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बिल्कुल इसके आंसर नहीं दिए गए, ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ। 12.5%, 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9% और 33 सही 1/3%। ये 4 आंसर मैंने इसके दे दिए, ठीक है। करो सोल्व जल्दी फटाफट। तो देखिए P रुपए में 12 पेन खरीदे तो कॉस्ट प्राइस दे दिया, बहुत अच्छे। और फिर क्या कर दिया, P/8 में 1 पेन बेचा, P/8 में 1 पेन बेचा, यानी इतने रुपये में 1 पेन बेचा। खरीदे कितने, 12। चलो जी, P रुपए में 12 खरीदे और P/8 में 1 पेन बेचा। तो आप एक काम ना करो, अगर वो 1 पेन इतने के बेचता है तो मेरे बेटा वो 12 पेन कितने के बेचेगा भाई, गुणा में 12 के, कितना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 3P/2। यानी जो चीज वो P रुपए की 12 खरीद करके लाया था उतनी ही चीज कर ली मैंने, 12 ही खरीदी और 12 ही बेच ली, बराबर कर ली। जो सामान की संख्या थी वो इक्वल कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो 12 खरीदे 12 बेचे, यानी जो चीज P रुपए की लाया था उसको वो 3P/2 में बेचता है। अब इस सवाल को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए बच्चा अब देखिए अब इसमें क्या होगा। तो P रुपए की चीज को 3P/2 में बेच दिया। बस ये पूछ रहा है बाबू लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत प्यारा सा सवाल है। अब देखिए आप जरा प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करेंगे हम इसका। देखो ये तो इसका P क्या है,
ये P इसका क्या है CP, और 3/3P/2 इसका क्या है SP। और आप जानते होंगे SP में से CP घटा दो तो लाभ का पता चलता है। देखो बच्चों, अगर 5 रुपये की चीज को आप 10 में बेच दो, या 5 की चीज को आपने 15 में बेच दी, तो ये SP है, ये CP है। अगर आप SP में से CP घटा दोगे तो लाभ पता चलेगा, 15 में से 5 गए, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ प्रोफिट पता करेंगे SP में से CP को घटाकर। तो बिल्कुल SP में से आप CP घटा दीजिए, प्रॉफिट पता चलेगा, यानी 3P/2 में से P घटाओगे तो आपको लाभ पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 2 की गुना P में हो जाएगी 2P, 3P में से 2P गए, P बचेगा, यानी P/2 का आपको लाभ हुआ है। कितने रुपये पर? P रुपये पर। बात समझ रहे हैं ना, ये P/2 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर? P पर। तो बस प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करा जाता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो P/2 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर? P पर। और P को P/1 लिख लो, गुणा में 100। ठीक है, P से P कैंसिल, और 2 से काटोगे 100 को, तो 50% नहीं 50% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कर लेना 50%। ठीक है बच्चा, तो इसका C ऑप्शन 50% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। धैर्य रखिए और प्यार के साथ क्लास लीजिए, सब चीज़ मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, देखो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है ना। कोई एक ही दिन में महान नहीं बन जाता, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, है ना। कोई एक भी दिन में महान नहीं बन सकता। ठीक है, मुझे भी मैथ की जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी, 5-7 किताबें तो मैंने मैथ की पूरी पढ़ी हुई हैं। उनको पढ़ने में मुझे भी 2-2.5 साल लगे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत होशियार था या ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। देखिए आगे आइए, इसके बाद स्क्रीन पर लगा दो बच्चा सवाल नंबर, कौन सा सवाल आएगा इस बार? 5वां सवाल नंबर 5वां स्क्रीन पर जल्दी से लगा दीजिए और ध्यान से देखेगा सभी बच्चे। ठीक है भाई, देखो ये कहता है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष का साधारण ब्याज, बड़ा प्यारा सवाल है बच्चा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपये है। और फिर कहता है 2 वर्ष में 2 वर्ष का उतनी ही ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज था, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना? 376 रुपये 20 पैसे। कहता है भाई साहब प्रिंसिपल बताइए। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल बताइए। या फिर ये पूछ रहा है आपसे कि मूलधन बताओ कितना है। भाई ध्यान से सुनना, 3 साल का साधारण ब्याज दे देगा, 10 साल का साधारण ब्याज दे देगा, या 50 साल का साधारण ब्याज दे देगा, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का देगा। ठीक है, तो फिर क्या पूछेगा? सीधा पूछेगा भाई साहब मूलधन बताइए। यानी सिंपल इंटरेस्ट तो ये कितने भी साल का दे सकता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट देगा ये तुम्हें 2 साल का। ये बात याद रखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जितने भी साल का इसने साधारण ब्याज आपको दिया, सबसे पहले उसे 2 साल का साधारण ब्याज में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, अगर 3 साल का साधारण ब्याज 540 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 540/3, 540 बटे कितना हो जाएगा? 3, और 2 साल का कितना हो जाएगा? गुणा में 2, है ना भाई। सीधी सीधी बात है, 3 वस्तुएं 540 की है ना, इस 540 को 3 हिस्सों में बांट दो, 1 साल का ब्याज आ जाएगा, और 2 से गुना कर दोगे तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा। कितना? 18 या 54, 18 दूनी 36, 360 रुपये। यानी अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 360 रुपये। अब ये सवाल अपनी फॉर्म में आ गया। बात समझ रहे हैं ना, अब ये सवाल अपनी फॉर्म में आ गए। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। जब भी कभी 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, ध्यान से सुनना एक एक बच्चा। जब भी कभी 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, सबसे पहले ब्याज की दर ज्ञात करने की टेक्निक लिख लो एक एक बच्चा। बहुत काम की चीज बता रहा हूं। देखो ब्याजों का अंतर, जब भी 2 साल का CI 2 साल का ऐसा ही दे दे तो क्या करोगे? अंतर यानी ब्याजों का अंतर गुणा 100 बटे सिंपल इंटरेस्ट का आधा। सीधा सीधा आप टेक्निक लगाएंगे, नो टेंशन वाली। अंतर बटे सिंपल का आधा गुणा में 100। रेट ज्ञात करने की बता रहा हूं, 1 सेकंड में पता चल जाएगा। अब देखो अंतर है कितना? अरे 16 रुपये 20 पैसे अंतर है।
है ना, और गुणा में 100, और सिंपल इंटरेस्ट 360 का आधा कितना 180। यहाँ से आपका रेट परसेंट निकल जाएगा, पॉइंट से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 18 से भाग दोगे 8 × 72 9% ब्याज का दर आ गया आपका। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अंतर बटे सिंपल का आधा गुणा 100 लगा देना। कब? जब 2 साल का साधारण और 2 साल का चक्रवृद्धि दिया हो। अब तो बहुत आसान है। देखो एक चीज मैंने आपको बाबू पहले कई बार बता रखी है, अगर सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में निकालना हो तो रेट की मल्टीप्लाई टाइम में कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है परसेंटेज में निकल के। अब मुझे एक बात बताओ, 9% ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 9 दूनी 18% होगा। ये बात मत भूलना आप। अगर रेट की मल्टीप्लाई टाइम में की जाती है तो क्या निकल के आता है? साधारण ब्याज निकल के आता है परसेंटेज में। तो बाबू 2 साल का साधारण ब्याज मेरे हिसाब से अगर परसेंटेज में देखो तो 9 दूनी 18% बैठेगा, और उसके हिसाब से कितना 360 है 2 साल का। यानी इस सवाल में 18% की वैल्यू 360 के इक्वल है। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। क्यों? क्योंकि मूलधन पूरा हमेशा कितने परसेंट होता है? 100% होता है। बस कैलकुलेट करिए, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36 20, 1% की वैल्यू कितनी 20। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो, ये आ गया आपका आंसर भाई 2000 रुपये। ठीक है, तो इस सवाल में 2 चीज मैंने आपको सिखाई बाबू, 2 साल के एसआई और 2 साल के सीआई से रेट कैसे निकाला जाता है। अंतर बटे सिंपल का आधा गुणा 100 याद कर लेना बेटा, बहुत धुआं वाली टेक्निक है। और भाई 9% की गुणा 2 में करो, 18% ब्याज आ गया कितने साल का? 2 साल का, जो कि बराबर है 360 के। बस 1% की वैल्यू निकालो और 2 2 जीरो चिपका दो, यानी 100 से गुना कर दो तो 100% की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आइए आगे आते हैं जल्दी से सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 जल्दी स्क्रीन पर लगा दो फटाफट भाई। सवाल नंबर 6 आपका मेंसुरेशन से है और 3D यानी वॉल्यूम का क्वेश्चन है। देखो जरा, ये कहता है एक धातु की आयताकार चादर है। दिल्ली पुलिस में आया था ये क्वेश्चन। देखो एक धातु की आयताकार चादर है, कितने बाई कितने की जी? 40 मीटर। चलो मैं इसको और लंबा करता हूँ, ऐसे करता हूँ मैं इसको। ठीक है बच्चा, 40 मीटर बाई कितने? 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। लोहे की एक आयताकार चादर है 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर की। अब ये कहता है इस चादर के चारों कोनों में से 4-4 सेंटीमीटर के वर्ग काटे गए। देखो 4-4 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। इस वर्ग को काट के बाहर निकाल दिया। चलो जी, बात समझ लेना भाई। देखो बाहर कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। ये वर्ग काटा, टुकड़ा बाहर फेंक दिया, 4-4 भुजा वाला। ऐसे ही बाबू इसने इधर भी किया, ऐसा ही काम इसने बेटा इधर भी कर दिया, ऐसा ही काम इसने यहां भी कर दिया, और 4-4 सेंटीमीटर के ये टुकड़े इसने बाहर निकाल करके फेंक दिए। मतलब इस आकृति में से 4-4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बाहर निकाल दिए। अब उसने क्या किया? अब उसने इसको डब्बा बना दिया, यानी ये वाला जो साइड थी इसको फोल्ड करके ऐसे सीधा खड़ा कर दिया। ये वाला जो हिस्सा था इतना हिस्सा, इसको इसने ऐसे खड़ा कर दिया। इस वाले हिस्से को जो यहाँ से लेकर के देखो, जो ये वाला हिस्सा, ये वाली जो इसकी साइड है, इस वाली साइड को इसने ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक है, और इधर से ऐसे बंद कर दिया। तो ये एक बॉक्स बन जाएगा जो ऊपर से खुला है। ठीक है, ये एक बॉक्स बन जाएगा जो ऊपर से खुला है। अब बताइए इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा? अब देखो जो बॉक्स यहाँ बनेगा उसकी आकृति कैसी होगी? वो एक क्यूबॉइड होगा। वो एक क्या होगा? वो एक घनाभ होगा या फिर वो एक क्यूबॉइड होगा। और घनाभ या क्यूबॉइड का अगर आयतन आपसे पूछता है तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत सिंपल होता है, L × B × H होता है। अब इस डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या होगी? ध्यान से सुनना, काम की चीज यही है। अब देखो ये चीज 4 सेंटीमीटर की है ना जो उसने काटी थी। जब इसको ये ऐसे सीधा खड़ा कर देगा तो ये 4 सेंटीमीटर इस डिब्बे की क्या बन जाएगी? ऊंचाई बन जाएगी। चलिए 40 सेंटीमीटर था पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, 4 इधर से कम हुआ,
कट के 4 इधर से कम हुआ, 8 कम हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी बची बच्चा? 32 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार ये भी 4 कटा इधर से, ये भी 4 इधर कटा, तो लंबाई पहले कितनी थी? पहले लंबाई बाबू देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 थी, लेकिन अब लंबाई बस ये बची है, बस लंबाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बची है। अब इसकी बात आ रही है ना समझ में? ठीक है, तो कितनी बची? 15 में से 8 गया, अब बची इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि पहले लंबाई और चौड़ाई जो इसकी अवेलेबल थी वो 40 और 15 थी, लेकिन अब LBH छोटी हो गई है, जो कि किसके इक्वल है? 32। चौड़ाई कितनी? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी? 4 सेंटीमीटर। बस इसमें ये चीज़ सीखने की थी भाई। अब LBH ही तो करना है। LBH कितना करना है? 32 गुना 7 गुना 4, यानी 7 चौके 28 और 32 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 28 में। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 896 सेंटीमीटर का क्यूब। देखो इसमें कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी ऊंचाई 4 हो जाएगी और 4 इधर से लंबाई घट जाएगी, तो 32 की जगह 8 कम हो जाएगा, 40 की जगह 32 बचेगा, और इसकी जो बाबू चौड़ाई थी वो 15 की जगह 4 और 4 8 कम होकर 7 बचेगी। ठीक है, तो नई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 32 7 और 4 बन जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए आगे आइए सवाल नंबर 7 की ओर। मैं आशा करता हूँ ये आपको बड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 7, अगर समझ में ना आए तो आप क्लास को वहीं पे रोकिए, थोड़ा सा बैक करिए और फिर दोबारा समझ लीजिए। बिल्कुल, जितनी बार चाहो उतनी बार आप इसे समझ सकते हैं। आइए इसके बाद सवाल नंबर 7 की ओर। 7वां सवाल क्या कहता है? 2 स्टेशन A और B के बीच की दूरी, 2 स्टेशन A और B के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। बहुत अच्छी बात है, 800 किलोमीटर है। 2 स्टेशन A और B के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक स्टेशन X, एक रेलगाड़ी X है जो A स्टेशन से चलना शुरू करती है। एक रेलगाड़ी X नाम की है जो A स्टेशन से चलना शुरू करती है और बेटा B की ओर जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी Y B से A की ओर चलती है, बहुत अच्छे, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। याद रखना दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के क्या हैं? दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए, दोनों रेलगाड़ी A स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेगी? देखो जब एक दूसरे की ओर आ रही हैं और A की रफ्तार कम है, B की रफ्तार तेज है, तो ये अगर मानकर चलो, देखो ये बीच का पॉइंट है इसका, तो ये A की तरफ मिलेंगी। क्यों मिलेगी A की तरफ? क्योंकि बाबू X वाली जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड कम होने के कारण वो कम दूरी तय करेगी। ठीक है, और B वाली स्टेशन की तरफ से जो Y गाड़ी चली इसकी रफ्तार तेज होने के कारण, ठीक है, इसकी रफ्तार तेज होने के कारण ये ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो बताना है A स्टेशन से ये कितनी दूरी पर दोनों मिलेगी। या B का भी पूछ सकता है, A का भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का सॉल्यूशन इसका है, बस मैक्सिमम 5 सेकंड। देखो क्या करना है इसमें, सुनो। ये सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे? A से दूरी, ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है बेटा A से दूरी, या फिर ये पूछ सकता है B से कितनी दूरी, B से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, ध्यान से सुनना, 800 बटे दोनों चाल जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा है तो चाल जुड़ती है, बटे 100। अगर A से दूरी पूछे तो 800 बटे 100, B से दूरी पूछे तो 800 बटे 100। यहाँ तक तो दोनों के दोनों सेम है, बस मल्टीप्लाई करनी है किसकी? अगर A से पूछे गुणा कर देना 40 की, B से दूरी पूछे गुणा कर देना 60 की। दोनों के आंसर आपको मिल जाएंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 8 32। A से पूछे तो 320 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे, B से पूछे तो 8 6 48, 480 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। बस आपको ये करना है, और मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया भाई। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। देखो ये 800 को जब मैंने 100 से भाग दिया तो समय आ गया, क्योंकि जब दूरी को चाल से भाग देते हैं तो समय आता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
इतने समय में 40 किलोमीटर में कितनी दूरी तय होगी, बस यही आंसर पूछा था इसमें, है ना। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 800 लिखो, बटे में दोनों को जोड़ दो क्योंकि दिशा इनकी विपरीत है। ए से दूरी पूछे गुना 40, बी से दूरी पूछे मिलान की तो दूरी तो गुना कर देंगे बी वाली संख्या की यानी 60 की। तो चलिए 7वां सवाल हमारा कंप्लीट होता है। आइए सवाल नंबर 8वां। चीजों को धीरे धीरे समझिए, बस यही लेवल आएगा आपका। आप ये मत सोचना कि बहुत कठिन कठिन प्रश्न आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने भी दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं सारी की सारी प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख लिए, ऐसी बात नहीं है, और एनटीपीसी के भी देख लिए मैंने। कोई इतनी बड़ी खास इतना बड़ी परीक्षा नहीं है। देखो आइए सवाल नंबर 8 की ओर। ये क्या कहता है, एक खोखले गोलाकार खोल के आंतरिक और बाह्य पृष्ठों के व्यास 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। एक खोखली बोल है या एक खोखला गोला मान लो। जो खोखला गोला होता है वो क्या होता है, देखो भाई, जो बॉल होती है जिससे क्रिकेट खेलते हैं वो अंदर से खोखली होती है, बस वो एक इतनी मोटी चादर की बनी हुई होती है, ठीक है ना, इतनी मोटी चादर की बनी हुई होती है। तो उसके अगर बाहर का व्यास नापो और अंदर का व्यास नापो तो कितना कितना बता रहा है वो 10 सेंटीमीटर बाहर का व्यास और बेटा 6 सेंटीमीटर अंदर का व्यास बता रहा है। तो जो इनकी रेडियस है अंदर की और बाहर की वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई, ठीक है ना। डायामीटर से रेडियस निकल गई, हाफ कर दिया, आधी होती है। यदि इस खोल को पिघलाया गया, याद रखना पिघलाने वाला सवाल हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आयतन के चैप्टर में से इसको पिघला के इसे बना दिया, याद रखना ऐसा सवाल आएगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। तो अब इस गोले को देखो, मैं वो गोला बनाता हूं, ये गोला है ऐसा ऐसा, ये इसमें कोई मोटी चादर है, ये अंदर से खोखला है, ये कोई इसमें मोटी चादर है भाई, ठीक है। चलिए इसका बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या देखो, बाहर की त्रिज्या तो यहां से लेकर यहां तक होगी, अंदर की त्रिज्या यहां से लेकर केवल यहां तक होगी। तो दोनों त्रिज्या मैंने आपको दिखा दी है, बाहर की अंदर की, ठीक है। अब ये कहता है इसको आग में डाला गया, लोहे का था, इसको आग में डाला गया और इसको एक किस में कन्वर्ट किया गया, इसको 8/3 सेंटीमीटर लंबाई वाले ठोस बेलन में कन्वर्ट किया गया। इसको कन्वर्ट कर दिया गया किस में, इस ठोस बेलन में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 8/3 सेंटीमीटर। तो बताना है कि इस बेलन का ये व्यास कितना होगा, यानी कितना चौड़ा बेलन बनेगा। बाबू व्यास चौड़ाई होती है ना, बिल्कुल। ये कह रहा है कि इस बेलन की डायामीटर बतानी है, इसका व्यास आपको बताना है। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चे, देखो इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा, दोनों का आयतन बेटा कैसा होगा, इक्वल होगा। जब इसको पिघला के ये बनाया गया, देखो आयतन बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इसकी बस शेप चेंज कर दी, इसकी बस हमने शेप चेंज कर दी, जबकि इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ था वो उतने का उतना ही है। तो यहां आप लिख सकते हैं खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का वॉल्यूम बराबर लिख सकते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और देखो खोखले गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब, है ना भाई। बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटा दो, यानी 4/3 पाई आर क्यूब में से 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब लेस कर दो तो ये बचता है, ठीक है ना। और बराबर बेलन का आयतन तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखो पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब 4/3 इंटू आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब, यानी 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और बेटा 3 का क्यूब तो 27 होता ही है। बहुत अच्छे, बराबर आर स्क्वायर तो निकालना है और एच दिया हुआ है कितना 8/3, आर तो निकालना है ना, और ऊंचाई दी हुई है बेलन की कितनी 8/3। इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया जी, बहुत अच्छे। 4 गुना 125 में से 27 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 98 बचेगा, बिल्कुल बचेगा जी। और बराबर आर स्क्वायर इंटू 8 बचेगा, 4 दूनी
8, 2 से काटो, 2 चौके 8 और 2 नम 18, आर स्क्वायर बराबर 49 के। तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से, आर की वैल्यू मिल गई 7 मिल गई। दोनों ओर का अंडर रूट ले लेंगे ना बच्चा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है ना, 1/2 से 2 कट जाता है वो। अब आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आपकी मिल गई है। बस वही तो पूछा था कि इसका व्यास बताना है। अब त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होगा भाई, अरे व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि व्यास जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो मेरी ये बात आप पक्की समझ लो, सुन लो भाई साहब, पिघलाने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस बिल्कुल मिलता है, पिघलाने वाला क्वेश्चन जरूर आता है, जिसको भाई ये पिघला के ये बना दिया। तो सारे यार आयतन के चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले एक बच्चा याद कर लेना, वरना तुम छोड़ दोगे सवाल। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लेकर के हम आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आया हूँ गणित के सेक्शन में, ठीक है ना। देखो जीके की कोई गारंटी नहीं होती, रीजनिंग में भी हाँ 1 या 2 गलत हो जाता है, मेरा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। 1 या 2 तो सबका गलत होता है, कोई भगवान नहीं है भाई कि बिल्कुल ही 100 में से 100 ही आएंगे उसके, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैथ की मैं गारंटी लेता हूँ कि बिल्कुल 100% स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए आगे आइए, सवाल नंबर 9। जल्दी प्यारे बच्चे सवाल नंबर 9 स्क्रीन पर लगा दीजिए। और सवाल नंबर 9 है आपका, पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या निकालना है, पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ पूछा है, सॉरी री की मात्रा लगेगी, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। तो चलिए बच्चा, अब इसमें क्या कहते हैं, देखो पिरामिड ये कहता है एक समलंब पिरामिड है, एक समलंब पिरामिड है जिसकी मैं एक आकृति बना लेता हूँ 2D, 3D तो बना नहीं सकते। तो एक समलंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एक वर्ग है, यानी इसके नीचे एक जो बना हुआ है, जो ये पिरामिड बनता है, इसके नीचे ना एक ऐसा मान लो एक स्क्वायर टाइप बना हुआ है, ठीक है। अभी तो ये मैं आकृति नहीं बना रहा हूँ पूरी, ठीक है। इसके नीचे एक स्क्वायर टाइप बना हुआ है ऐसा। इसकी हाइट जो दी गई है, पिरामिड की ऊंचाई वो 15 सेंटीमीटर है, और पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर तो ये 8 में बट जाएगा, 16 सेंटीमीटर है तो ये पिरामिड किस में टूट जाएगा, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर है। और याद रखना है राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो एक भुजा 8 है, एक भुजा 15 है, तो एक भुजा कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर होगी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चा। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है ना आपकी बाबू, उसकी सारी भुजाएं आपको याद रखनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड्स आपको याद रखनी चाहिए। मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं, सभी बच्चे अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। देखो 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37, ये कभी भी मिल सकती है भाई। 11 60 61 12 35 37 20 21 29 और बेटा 48 55 73, 20 21 29 और 48 55 73। तो ये सारी साइड्स आप याद रखना। अब यार अगर साइड याद नहीं होती तो वहाँ पे यार बच्चों की तरह पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होते हैं, है ना, कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। और अगर आपने ये याद कर ली तो यार फिर क्या कहने भाई, फिर तो मजा आ जाएगा आपका, है ना। तो 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 35 37 20 21 29 48 55 73, ठीक है। 11 60 61 ये सारी भुजा आप याद कर लो। अगर साइड आपके याद है तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं यार। देखो अब इसकी एक साइड 8 थी, एक 15 थी, मैंने खुद बता दी कि भाई इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, जो इसकी तिरछी ऊंचाई है प्रिज्म की, वो कितनी होगी, वो 17 होगी। अब पिरामिड का ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है भाई पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो भाई पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 × 1/2 गुना 4 × 1/2 गुना
आधार की लंबाई और इंटू तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, बस ये होता है पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। जरा सोल्व करिए इसे। 4 इंटू 1/2 गुना आधार की लंबाई कितनी दी हुई है भाई? 16। भाई पूरी तो 16 है ना। और तिर्यक ऊंचाई कितनी निकाली अभी अभी? 17 फाइंड की मैंने, 17। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व कर लो आप लोग। 2 अट्ठे 16, 8 चौके 32 गुना 17 करना है, 32 गुना 17 करना है। 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 तिया 51, 52 53 54, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, है ना। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 544। ठीक है, तो बेटा याद रखना, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की भुजा मैंने लिखवा दी वो 3 4 5 5 12 13 करके, और बाकी ये फॉर्मूला याद रखना पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए इसी के साथ आ जाते हैं हम सवाल नंबर 10 की ओर। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। आइए सवाल नंबर 10, ये कहता है 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली 2 सड़कें एक 80 बाई 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई है। देखो, एक 80 बाई 60 का मैंने आयताकार फील्ड बना दिया, पार्क बना दिया। अब 2 सड़कें हैं भाई ऐसी, ये दोनों सड़कें एक दूसरे को परस्पर काटती हैं, ये दोनों सड़कें एक दूसरे को परस्पर काटती हैं और 5 मीटर चौड़ी है। सड़क की चौड़ाई कितनी दे दी भाई? सड़क की चौड़ाई बेटा इसने दे दी 5 मीटर। ऐसा करके सड़क है, ठीक है भाई, बहुत है बस। इतनी इसकी चौड़ाई दे दी 5 मीटर और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी दे दी? 80 मीटर बाई 60 मीटर का पार्क है जिसके बीचों बीच 2 सड़कें परस्पर एक दूसरे को काटती है। बताइए इस सड़क का क्षेत्रफल टोटल कितना होगा और कुल खर्चा ज्ञात कीजिए यदि इस सड़क पर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर बिछाए जाते हो, है ना। तो बेटा इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से यहाँ पर कुछ कार्य सड़क पर किया जाता है, घास लगानी है या कुछ भी काम करना है, पेंट करना है, कुछ भी करना है। तो देखिए जब भी सड़क 2 बीचों बीच एक दूसरे को काटती हो तो यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल बिल्कुल 2 सेकंड में बता सकते हो आप। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा आपका भाई? ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना। पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था जब रास्ता बाहर हो तो कैसे निकलेगा। जिस किसी बच्चे ने ना देखी हो मेरा पार्ट 5 देख लो, उसमें आपको इसी सवाल का दूसरा भाई मिलेगा जिसमें रास्ता बाहर था और 1 सेकंड के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला। शायद सवाल नंबर 9 वगैरह करके था कुछ, वो तो देखो। तो जब रास्ते 2 आपस में एक दूसरे को काटते हो तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? जो लंबाई और चौड़ाई तुम्हें दी गई है दोनों को जोड़ो। 80 और 60 कितने? 140। 80 और 60 कितना? 140। और जितनी रास्ते की चौड़ाई है, जितनी रास्ते की चौड़ाई है 5, इसमें से उतनी ही घटा दो और उतनी से ही गुना कर दो। जितनी रास्ते की चौड़ाई है उतना ही घटा दो, उतने से ही गुना कर दो, डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 135 मल्टीप्लाई 5, 5 पंजे 25 कैरी 2, 5 तिया 15 2 17, 5 एकम 5 1 6, यानी 675 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? 675 मीटर स्क्वायर आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपये है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? तो कुल खर्चा अगर टोटल खर्चा आपको ज्ञात करना हो तो बाबू 675 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 6750 रुपये। यानी इस सवाल को अगर आप इस टेक्निक से करते हो तो बस आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पेन से, बाकी पेन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जितना रास्ते की चौड़ाई है उतना ही घटाना है। जब रास्ते 2 आपस में काटते हो उतना ही घटेगा और उतने से ही गुना होगी, बस रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। तो बिल्कुल ये टेक्निक आपको बहुत प्यारी लगी होगी। तो देखिए बच्चा, आगे आइए सवाल नंबर 11। सभी बच्चे तैयारी करिए, मेहनत करिए। चलिए आइए आगे आते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11
जल्दी स्क्रीन पर लगा दीजिए सवाल नंबर 11। ये कहता है भाई साहब x रुपए की धनराशि 8.5% ब्याज की दर पर, ब्याज का रेट कितना दे दिया बाबू, 8.5% ब्याज का रेट दे दिया, 2 वर्ष के लिए दी गई है। कितने साल के लिए, देखो कुछ पैसा दिया गया, x रुपये का मतलब कुछ पैसा दिया गया, 8.5% ब्याज की दर पर दिया गया और 2 वर्ष के लिए दिया गया। और ये कहता है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो कितना होता है, 28 रुपये 90 पैसे होता है। बहुत अच्छे, बताइए वो पैसा कितना था। बहुत प्यारा सवाल है, इस सवाल को मैं अपनी फॉर्म में बना के आपको बताता हूँ। सुनो, 2 साल के लिए कोई पैसा, कुछ पैसा 8.5% ब्याज की दर पर दिया गया। यदि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपये 90 पैसे था, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 28 रुपये 90 पैसे था, बताइए वो धनराशि कितनी थी। तो ध्यान से सुनना, ये आपको 2 साल के CISI का अंतर देता है और मूलधन पूछता है। क्या पूछता है, 2 साल दे देगा, CISI का अंतर दे देगा, रेट दे देगा, मूलधन पूछेगा। सीधी सीधी टेक्निक बता देता हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर होता है D गुना 100/R का होल स्क्वायर। जब अंतर दिया गया हो, मूलधन पूछे और समय कितना हो, 2 साल हो। ये क्वेश्चन 3 साल पे भी बनता है ना, 3 साल पे भी ये क्वेश्चन बनता है, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं आपको 2 बताऊंगा कि जब अंतर देकर मूलधन पूछे और जब मूलधन देकर के अंतर पूछे। तो अभी यहाँ पर अंतर दिया गया, मूलधन पूछे, तो मूलधन बराबर अंतर गुणा 100/दर का वर्ग कर देना, बस सीधा आपका आंसर आ जाएगा। P बराबर D कितना, 28.9 गुणा 100 बटे रेट तेरा 8.5 यानी बटे में 8.5 इंटू 8.5। बस आपको इसी को तो सोल्व करना है। देखो एक पॉइंट से तो ये पॉइंट कैंसिल, देखो इस वाले पॉइंट है यहाँ पे बेटा, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इस वाले दशमलव से तो 1 दशमलव खत्म ही हो जाएगा और इस वाले दशमलव को जब हटा रहे होंगे तो एक शून्य ऊपर हम लगा देंगे। अब आप इसे भाग दीजिए, 17 पंजे 85, 17 17 289, ठीक है, 17 पंजे 85, 5 पंजे 25 चौके 40 जा 1000, 5 पंजे 25 40 जा 1000 और 40 की गुना 100 में कर रहे होंगे तो 4000 रुपये आपका प्रिंसिपल निकल के आ रहा होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों तैयार रखना इस सवाल को। जब 2 साल का अंतर दे दे, मूलधन पूछ ले, तो P बराबर D गुना 100/R का होल स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आप अभी अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, जब मूलधन दिया गया हो और अंतर पूछे यानी D इक्वल पूछे, अंतर किसके बराबर होगा, ठीक है। जब P गिवन हो, जब प्रिंसिपल गिवन हो और आपसे बेटा अंतर पूछे तो D बराबर P गुना R/100 का होल स्क्वायर लगा देना। और ये कितने समय के लिए होना चाहिए, 2 साल के लिए होना चाहिए बेटा। 2 साल का जुगाड़ है ये, जब अंतर देकर मूलधन पूछे और मूलधन देकर के अंतर पूछे। 2 साल के दोनों टेक्निक मैंने आपको बता दिए, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत काम आएंगी ये। 3 साल के लिए मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे आ जाते हैं हम अपने सवाल नंबर 12 की ओर। देखो ये सवाल नंबर 12 क्या कहता है, ये कहता है बेटा किसी वृत्त की 2 जीवाएं हैं, कोई एक सर्किल है, कोई एक सर्किल है। इस वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD हैं। तो AB CD, AB CD भाई 2 जीवाएं हैं, है ना। सर्किल की जो पैरामीटर होती है, पैरामीटर पर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको जीवा कहते हैं, यानी कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब AB और CD को बाहर आगे बढ़ाया गया, लो जी AB और CD को आगे ऐसे करके बढ़ाया गया, तो ये दोनों की दोनों एक P बिंदु पर जाके मिली, ये दोनों की दोनों एक P बिंदु पर जाकर मिल जाती है। लो जी दोनों को P बिंदु पर हमने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, दोनों आपस में मिल जाती है। कहता है अगर AB 6 है, CD 3 है और PD की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो बताइए ये PB कितनी होगी। PB की बतानी है कितने सेंटीमीटर होगी। इसमें आपको 4 आंसर दिए गए हैं, देखो 6.25, 5, 4 और 6।
ये आपको 4 आंसर दिए गए। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इस सवाल में आंसर टैली करें, आप इस सवाल में आंसर टैली करें, नहीं तो इसमें द्विघात समीकरण बननी तय है भाई, ठीक है। आंसर टैली करना इसका सबसे अच्छा समाधान है। ध्यान से देखो, पहले जो इसमें थ्योरम लगेगी वो क्या है, वो क्या कहती है, देखो वो क्या कहती है, वो कहती है PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD के, यानी पूरी की पूरी PC इंटू PD। PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। देखो मैं लिख देता हूं, PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD के, बराबर होता है PC इंटू PD के। अच्छा PA कितनी होगी भाई, P और A कितनी होगी, अगर अब ध्यान से सुनो आप मेरी बात, मैं इसमें मानता हूं भाई ये तुम्हारी जो PB थी ये 4 थी, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है बच्चा, ये मैंने लेट किया कि PA की PB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखो इक्वल आते हैं क्या। तो PA की वैल्यू कितनी, 6 और 4 10, भाई पूरा तो PA 6 4 10 है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अच्छा PB कितना है, 4 है, बराबर PC कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 5 और 3 8 है गुना में, और PD कितना है, PD यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 5 है। जरा देखना 40 40 इक्वल आया क्या, बिल्कुल 40 40 इक्वल आ गया। तो ये थ्योरम बिल्कुल याद रखना, जब भी कभी दो जीवाएं बाहर किसी बिंदु पर मिलती हो तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD हो जाता है, और आंसर टैली करना इसका सबसे अच्छा इलाज है भाई, ठीक है। अगर आप इसे जल्द से जल्द करना चाहते हो तो, नहीं तो आप क्या करेंगे, वरना आप यहाँ X रखेंगे बच्चा, आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ इसमें X रखेंगे, ठीक है। ये पूरी की पूरी 6 + x हो जाएगी, है ना, और इंटू x इक्वल्स टू 8 इंटू 5, ऐसे करके आप यहाँ इक्वेशन बना लेंगे, है ना, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 13 क्या कहता है, देखिए बच्चा, बहुत प्यारा सा सवाल है, बड़ा मस्त। ये कहता है एक फ्रस्टम है FRUSTUM, जिसको आप लोग हिंदी में छिन्नक भी कहते हैं। देखो ये कहता है 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक, यानी एक कोन था, एक कोन था ऐसा, ठीक है। अगर बाबू मैं इसका ऊपर से ये हटा दूं ना, बस इसी को फ्रस्टम कहते हैं। अगर ऊपर से मैं इसकी ये हटा दूं, ट्राइंगल वाली शेप हटा दूं, ये जो बनता है ना, इसी को फ्रस्टम कहते हैं, इसी को छिन्नक कहते हैं। अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए बच्चा, ये आपसे कहता है इसके जो 2 सर्किल है ना, एक ऊपर और एक नीचे, इन दोनों की जो रेडियस है भाई, नीचे बड़ी होगी ऊपर छोटी होगी, वो बेटा 3 सेंटीमीटर और मेरे बाबू 2 सेंटीमीटर है। ये कहता है, और इसकी हाइट भी दे दी, देखो ये ऊंचाई भी इसकी दे दी, कितनी, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला दे दिया। कहता है कि इस छिन्नक का आयतन बताइए। लिख लो सभी बच्चे कॉपी पे जल्दी से, फ्रस्टम का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, जल्दी देखिए, 1/3 πh इंटू r² प्लस r² प्लस r इंटू r। दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, एक पहले बताया था पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक बता रहा हूँ बेटा फ्रस्टम का वॉल्यूम, ठीक है, 1/3 πh इंटू r² प्लस r² प्लस r इंटू r, ठीक है। चलिए भाई देखो, अब ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ 22/7, क्योंकि इसके जो आंसर दिए गए हैं वो पाई की फॉर्म में नहीं है, पाई की वैल्यू रखनी होगी। h का मान 21 इंटू r² प्लस r², 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 2 का वर्ग 4 और जमा r इंटू r, यानी 3 दूनी 6। बस इसी को तो सोल्व करना है, 7 तिया तो 21 हो गया, खत्म हो गया। ये बचा 22 इंटू 6 4 10 और 9 19, बस दोनों की मल्टीप्लाई करो, 19 दूनी 38, हासिल 3, 19 दूनी 38, 39 40 41, 418 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। तो
तो इसमें मेन चीज बाबू ये है कि फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम किस बच्चे के याद है और किस बच्चे के याद नहीं है। इस बात के ऊपर आपका एक नंबर डिपेंड करता है, ना कि कैलकुलेशन के ऊपर। भाई कैलकुलेशन तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि कोई पागल बच्चा नहीं जाता वहाँ परीक्षा में भाई, है ना। बात होती है आपके फॉर्मूले कितने याद है। और वैसे भी ये वॉल्यूम है, बिना फॉर्मूलों के आप कैसे निकाल दोगे, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। आइए चलिए जल्दी से स्क्रीन पे सवाल नंबर 14 लगा दीजिए भाई। ये क्या कहता है सवाल नंबर 14, त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल है भाई, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP दोनों के दोनों सिमिलर। मैं दो ट्राइंगल बना भी देता हूं आपके लिए भाई। ठीक है बच्चा, दो ट्राइंगल मैंने आपके लिए बना भी दिए। दो ट्राइंगल है, सिमिलर है। ये क्या कहता है, PQ, देखो एक तो ABC, एक बेटा PQR या QPR या PQR, QRP। ये क्या कहता है, PQ तो 6 है, ठीक है। PQ तो क्या दे दी इसने, चेक QR दे दी इसने 8 सेंटीमीटर, अच्छा, और PR दे दी इसने 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है दोनों के दोनों ट्राइंगल बेटा सिमिलर है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, और इसने ये दे दिया कि इन दोनों ट्राइंगलों का जो रेशो है ना, एरिया का जो रेशो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल QPR का जो रेशो है वो 1:4 है, 1:4 है। तो ये बताना है कि AB किसके इक्वल होगी, AB बताइए AB किसके इक्वल होगी। तो ध्यान से सुनना, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हो, दोनों के एरिया का रेशो दे रखा हो, और आपसे पूछ रहा हो कि ये साइड तो 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो बताओ ये साइड कितनी होगी, AC बतानी है। तो बहुत प्यारा सा सवाल, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QPR इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन QP स्क्वायर। यानी जिस भुजा का मान पूछा है ना, उसकी तुलना उसी दूसरी ट्राइंगल वाली उसी तरफ की भुजा से करिए। AC स्क्वायर अपॉन QP स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। भाई इन दोनों का अनुपात तो 1:4 है, और ये दोनों किसके इक्वल होती है, AC स्क्वायर अपॉन QP स्क्वायर। बस AC स्क्वायर का मतलब कितना, AC स्क्वायर तो हमें निकालना है, अपॉन QP स्क्वायर कितना, QP स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 बराबर 1/4 के। बिल्कुल, 4 एकम 4, 4 नम 36। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बराबर 9 के। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर आ गया। भाई 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, या 2 9 का अंडर रूट ले लो, वो एक ही बात है। AC की वैल्यू 3 आ गई। तो ये बेटा थ्योरम ये याद रखना आपकी, बिल्कुल एडवांस मैथ भी आता है, रेलवे में एडवांस मैथ भी आपसे पूछा जाएगा, दिल्ली पुलिस में भी। तो देखिए चलिए आगे आइए, सवाल नंबर, कौन सा सवाल है इस बार हमारा, सवाल नंबर 16। क्या कहता है, देखिए, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल, एक रेलगाड़ी की बिना रुके जो औसत चाल है वो है बाबू 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और रुकने के कारण औसत चाल, रुकने के कारण औसत चाल, रुकने के कारण जो उसकी औसत चाल है वो है बाबू 52 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक रेलगाड़ी अगर A स्टेशन से B स्टेशन पर जाती है और बिना रुके चलती है तो औसत चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वो बाबू बार बार स्टेशन पर रुक कर चलती है तो उसी की चाल हो जाती है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट का स्टॉप लेती है, प्रति घंटा
कितने मिनट रेलगाड़ी रुकती है? तो ध्यान से सुनना, जब बिना रुके औसत चाल दे रखी हो और जब रुकने के कारण औसत चाल दे रखी हो, और ये पूछ ले बताओ हर घंटे में रेलगाड़ी कितने मिनट रुकती है, तो जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो। कैसे ज्ञात करोगे? दोनों का अंतर बटे बिना रुके औसत चाल, और प्रति मिनट पूछ रहा है ना, तो गुना किसकी करेंगे बेटा? 60 की गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में बताना है ना। गुना करेंगे 60 की। अंतर बटे बिना रुके औसत चाल गुना में 60 कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। अंतर कितना है दोनों का? 52 और 8 60 और 8 5 13 बटे बिना रुके औसत चाल कितनी? 65 और मल्टीप्लाई में 60। 13 पंजे 65 और 5 से काटोगे 12 पंजे 60, यानी 12 घंटे प्रति मिनट। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? मतलब हर घंटे में वो रेलगाड़ी 12 मिनट रुकती है, हर घंटे में 12 मिनट। बात आ रही है ना समझ में? अंतर बटे बिना रुके औसत चाल और गुना में 60, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। हर घंटे में 12 मिनट वो रेलगाड़ी रुकती है। चलिए आइए आगे, सवाल नंबर 17 जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 17 क्या कहता है? देखिए, एक रेलगाड़ी ए, देखो 2 स्टेशन है, एक मेरठ का और एक गाजियाबाद का। ठीक है जी, एक रेलगाड़ी ए है जो मेरठ से गाजियाबाद की तरफ चलती है और शाम को 4 बजे चलती है और बेटा 5 बजे पहुंच जाती है। एक रेलगाड़ी ए है। दूसरी रेलगाड़ी बी है जो गाजियाबाद से बेटा कहाँ को जाती है? मेरठ की तरफ जाती है। चलिए वो क्या करती है? वो भी 4 बजे चलती है, लेकिन पहुँचती 5:30 बजे है। बीच में कहीं तो क्रॉसिंग होगी उनकी, बीच में कहीं तो क्रॉसिंग होगी। बताइए कितने बजे क्रॉसिंग होगी? देखो, एक रेलगाड़ी मेरठ से गाजियाबाद की तरफ जाती है, कितने बजे? 4 बजे जाती है, पहुँच जाती है 5 बजे। दूसरी रेलगाड़ी भी गाजियाबाद से चलती है 4 बजे और पहुंच जाती है मेरठ 5:30 बजे। दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, बराबर बराबर पटरियों पर, कहीं तो क्रॉसिंग होगी ना। बताइए कितने बजे उनकी क्रॉसिंग होगी? इसमें समय दिया गया है 4:36, 4:42, 4:48 या 4:50। तो ध्यान से सुनना, जैसा जैसा मैं बताऊँ आप ऐसा ऐसा सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रॉसिंग का समय ज्ञात करना। ध्यान से सुनना, 4 बजे से 5 बजे तक सफ़र करेगी, कितने घंटे का समय लगेगा जी? 1 घंटे का। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक सफ़र करेगी, कितना समय लगेगा जी? 1.5 घंटे का, यानी 3/2 घंटा। 1.5 घंटा यानी 3/2 घंटा। यहाँ लगेगा इस रेलगाड़ी को 1 घंटा और यहाँ लगेगा इस रेलगाड़ी को बेटा 1.5 घंटा। सबसे पहली चीज़, इस 1 का और इस 1.5 का, यानी 1 का और 3/2 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और ये 1 क्या है? 1/1 है। 1 क्या है? 1/1 है। यानी इन दोनों फ्रैक्शन का आप लोगों को क्या लेना है? इन दोनों फ्रैक्शन का आपको एलसीएम लेना है। बहुत बच्चे फ्रैक्शन का एलसीएम देखो कैसे लिया जाता है, ध्यान से सुनना। इसको मैंने 1.5 नहीं लिखा, इसको 1.5 को 3/2 लिखेंगे ना। अब देखो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम अपॉन एचसीएफ। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। हालांकि इस सवाल में इस बात का कोई मतलब नहीं है, सीधा एलसीएम लिख देते हैं सब तो, लेकिन नहीं यार, देखो आप जरा, एलसीएम बराबर होता है एलसीएम अपॉन एचसीएफ। अब देखो 1 और 3 का एलसीएम, देखो अगर 2 फ्रैक्शन का या 3 फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम हो जाता है। अब देखो जरा एलसीएम कितना है इनका? 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, और बाबू 1 और 2 का एचसीएफ 1 आएगा, तो एलसीएम कितना बना? 3 बना। यानी इस 1 का और इस 1.5 का जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा? वो 3 बनेगा। और वो 3 किलोमीटर को हम दूरी मान लेंगे कि जी मेरठ और गाजियाबाद के बीच का जो फासला है वो कितना है? वो बाबू 3 किलोमीटर है। बात समझ रहे हो ना? ये 3 कहाँ से आया? एक इस वाले समय का और इस वाले समय का। हर सवाल में एलसीएम बीच की दूरी मान लेना। अब ध्यान से सुनना, ये 3 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे में तय कर लेती है। यहाँ से पहली वाली रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होता है? दूरी गुना समय। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। अब देखो डिस्टेंस कितनी है?
3 किलोमीटर की। समय कितना, 1 घंटा। चाल कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार यहाँ भी 3/2 की गुना किस में कर लो, 3 में कर लो। यहाँ इसकी चाल कितनी आ गई है, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आ रही है ना समझ में। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना होगा, बात आ रही है ना समझ में। भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, d/t। तो कितना हो जाएगा ये बाबू 3/1 यानी 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटे समय। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3/2, दूरी 3 है, समय इतना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2। ठीक है, इसके इस 3 के नीचे 1 रख देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6/3 यानी ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार आ जाएगी। इसकी रफ्तार 3 आ गई है। अब ध्यान से सुनना, कितने बजे क्रॉसिंग होगी। देखो समय बराबर होता है बाबू दूरी बटे 4। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है जल्दी बताइए। दोनों के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है और दोनों ने ये दूरी करेक्ट 4 बजे दोनों गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। दोनों की जो ये चाल है, स्पीड है, जब विपरीत दिशा होती है तो दोनों की चाल हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी 3 और 2 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने 3 किलोमीटर की दूरी खत्म करी। ये समय घंटों में आएगा क्योंकि ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मिनट में बदलने के लिए बाबू 60 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों की क्रॉसिंग होगी। भाई क्रॉसिंग कब होगी, 36 मिनट बाद दोनों की क्रॉसिंग होगी। कितने बजे दोनों ने चलना शुरू किया, 4 बजे दोनों ने चलना शुरू किया, तो क्रॉसिंग आ गई है 4:36 पे होगी। इसका आंसर है 4:36। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से सवाल समझ लेना। हालांकि मैंने अपने जो सीरीज चलाई हुई है, ये पहले भी एक सवाल ऐसे ही कराया था, पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा मैं करा चुका जहां पर एलसीएम लेने में बच्चों को दिक्कत होती है। यानी समय पॉइंटों वाला होता है, 2.5, 3.5, 4.5 ये वाला। क्योंकि अगर सीधी सीधी संख्या होगी तो कोई भी एलसीएम लिख देगा। भाई 2 का 4 का कोई भी एलसीएम 4 बता देगा, 4 का और 8 का कोई भी एलसीएम 8 बता देगा। लेकिन 4 का और 4.5 का 100 में से 50 ही बता पाएंगे। ठीक है ना, कैसे एलसीएम निकाला जाता है तो देखो जरा ध्यान से पढ़ लेना भाई। इस सवाल को मैं फिर बता रहा हूँ, क्रॉसिंग का समय कैसे ज्ञात किया जाता है। समझ में ना आया हो दोबारा वीडियो पीछे कर लेना। हालांकि मैंने अपना बेस्ट तरीके से आपको बताया। चलिए आगे आते हैं हम सवाल नंबर 18 की ओर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 18 है समय कार्य का। स्क्रीन पर लगा दीजिए जल्दी से सवाल नंबर 18। देखो क्या कहता है सवाल नंबर 18। ये कहता है a+b, b+c और c+a। 3 बच्चे हैं a, b और c। कहता है a+b अगर काम करें 12 दिन में पूरा कर देते हैं, b+c अगर काम करें 15 दिनों में पूरा कर देते हैं, और c+a उसी काम को करें तो प्यारे बच्चे कहता है 20 दिन में काम कर देते हैं। बताइए यदि a+b+c तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। अगर तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो क्या करेंगे ध्यान से सुन लो। इसे कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो जो समय दिया होता है ना, तीनों का एलसीएम टोटल काम होता है 15, 12, 15 का और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। इनका एलसीएम लेने के बाद इनकी एफिशिएंसी निकालो। 12 पंजे 60 यानी 5 काम ए और बी करेंगे, 15 चौके 60 4 काम बी और सी मिलकर करेंगे, और 20 दिया 60 3 काम ए और सी मिलकर के करेंगे। बात समझ रहे हो ना, 60 काम टोटल है ना। और बाबू 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। जब भी 2 दे दे, a+b, b+c, c+a, इतने दिन में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। एलसीएम ले लिया, बटे में क्या करोगे, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। टोटल काम ये है, और a+b का, b+c का, c+a का एक दिन का काम मैंने ये लिख दिया। अब क्या करोगे, इसमें a कितनी बार है, 2 बार,
B कितनी बार है? 2 बार। C कितनी बार है? 2 बार। तो ऊपर भी किसकी गुना करोगे? 2 की गुना करोगे और आंसर आ गया 120 बटे 4 और 3 7 5 12, 12 धाम 120, यानी तीनों मिलकर के काम कितने दिन में कर देंगे? तीनों मिलकर के काम 10 दिनों में पूरा कर देंगे। बात समझ रहे हो ना? 10 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। चलिए इसी सवाल में मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं। सबसे कम दिन में कौन करेगा, और दूसरा सवाल बता देता हूं बाबू, सबसे अधिक दिन में कौन करेगा। सबसे अधिक दिन में कौन करेगा? क्या करेंगे? ध्यान से सुन लो। अगर ये कहता है बाबू सबसे कम दिनों में कौन करेगा, तो 2 सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी है? 12 और 15 20 में से अगर कहता है सबसे कम दिन में कौन करेगा, तो 2 सबसे छोटी संख्या 12 15 20 में कौन सी है? 12 और 15 है। इन दोनों में जो कॉमन है वो उत्तर हो जाएगा सवाल का, सबसे कम दिनों में करेगा बी। और अगर कहता है सबसे ज्यादा दिन में कौन करेगा, तो 2 बड़ी वाली संख्या देखो तीनों में कौन सी है? 15 और 20 है, और इन दोनों में क्या कॉमन है? सी कॉमन है। तो सबसे ज्यादा दिन में कौन करेगा? सी करेगा। याद रखना, दोनों बहुत काम की चीज मैंने तुम्हें बताई। आइए आगे आते हैं हम सवाल नंबर 19 की ओर। 19वां सवाल क्या कहता है, देखिए। देखिए बच्चा, सवाल नंबर 19वां स्क्रीन पर लगा दीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 19वां सवाल नंबर जल्दी स्क्रीन पर लगा दो। 19वां, हरिता एक स्वचालित सीढ़ी पर चलती है। आपने देखा होगा बच्चों, दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे या कहीं भी जहां आप गए होंगे, वहाँ अपने आप चलने वाली सीढ़ियाँ लगी होती है जो ऊपर की ओर ऐसे लेकर के जाती है सबको। ये कहता है एक लड़की थी हरिता, ये स्वचालित सीढ़ी के शीर्ष सिरे पर 10 सेकंड में 30 कदम चढ़कर पहुंच जाती है। मतलब उसने, सीढ़ी तो चली रही थी, उसने भी क्या किया, उसने भी चलते हुए जीने पर चलना शुरू कर दिया। तो 10 सेकंड के अंदर 30 कदम रखते हुए वो लड़की ऊपर तक पहुंच जाती है। टॉप है यहाँ पर, इसका टॉप है, वो बिल्कुल यहाँ पर पहुंच जाती है जी, एकदम टॉप पे पहुंच जाती है यहाँ से चल के। ठीक है, 10 सेकंड में 30 कदम रखे और ऊपर पहुंच गई। यदि इस पूरी की पूरी स्वचालित सीढ़ी में 50 कदम थे, तो बताइए स्वचालित सीढ़ी की गति क्या है? 5 कदम प्रति सेकंड, 6 कदम प्रति सेकंड, 2 कदम प्रति सेकंड या 3 कदम प्रति सेकंड। ध्यान से सुनना बच्चा, एक लड़की जीने पे खड़ी होती है जो खुद चलता है, चलने वाली जो जीना होता है, एस्केलेटर जिसे बोलते हैं ना, क्या करती है? 10 सेकंड में 30 कदम रखती है, मतलब जीना भी चल रहा है और लड़की भी उसी के ऊपर भाग भाग के सबसे पहले जाना चाहती है। तो 30 कदम रखे, 10 सेकंड में ऊपर पहुंच गई। जबकि अगर वो खड़ी रहती तो बाबू 50 कदम लिफ्ट को चलना होता है ऊपर तक पहुंचाने के लिए। बताइए, लेकिन वो पहुंच गई 30 कदम में, है ना, 20 कदमों का अंतर आ गया। बताइए लिफ्ट की स्पीड कितनी है? ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल है। ये कह रहा है स्वचालित सीढ़ी की गति कितनी है। देखो मैं आपको इसे समझाऊंगा, सीढ़ी की गति कितनी है। आप वीडियो को यहीं के यहीं रोक करके इसे एक बार खुद भी करने की कोशिश कर सकते हैं अगर चाहें तो चलिए मैं बताता हूँ। 50 कदमों की जगह केवल कितने कदम लगे? 30 कदम लगे। कितने कदम बच गए? 20 कदम उसको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सीढ़ी ने भी उसको ऊपर की ओर चलाया, उस लड़की को सीढ़ी ने भी ऊपर की ओर चलाया, तो उस लड़की को 20 कदम रखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। उस लड़की को 20 कदम रखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। कितने सेकंड में? अरे 10 सेकंड में ये काम हुआ। यानी कि इस लिफ्ट ने 10 सेकंड के अंदर उस लड़की के 20 कदम बचवाए। अगर वो ना चलती तो 20 कदम 10 सेकंड में और ज़्यादा रखने पड़ते। यही तो आपकी सीढ़ी की, इसकी सीढ़ी की गति आ गई है 2 कदम प्रति सेकंड। बात समझ रहे हो ना? यानी 20 कदम उसको और चलने पड़ते 10 सेकंड में, यानी 20/10, 0 से 0 कदम, 2 कदम प्रति सेकंड उसकी गति आ गई है।
चलिए सवाल नंबर 20 लगा दीजिए जल्दी से स्क्रीन पर। आइए अब हम करते हैं बेटा सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या कहता है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। लो जी, 4 सेंटीमीटर भुजा का एक हमने स्क्वायर बना दिया, एक वर्ग हमने बना दिया। और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटकर अलग कर दिए। बची हुई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये क्या करता है इसमें देखो, 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ले लिया। इसके बाद ये करता है वर्ग के चारों कोनों से 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटे। देखो लैंग्वेज को समझना होता है, कैसे 4 टुकड़े काटे देखो यहां से मैं आपको बताता हूं। इस प्रकार से उसने ये 4, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा। देखो ये सर्किल के टुकड़े हैं। देखो ये ऐसे सर्किल बनेगा, ऐसे यहाँ पर ये ऐसे करके ये सर्किल ही तो बनेगा यहाँ पर ऐसे, इस प्रकार से। तो ऐसे ही उसने ये 4 टुकड़े काट करके बाहर निकाल दिए, अलग निकाल दिए। तो अंदर देखो पतंग जैसी आकृति आपको दिख रही होगी, इस आकृति में दिख रही है ना, अंदर इसमें पतंग जैसी आकृति आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि जो आकृति बची ना, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले ध्यान से सुनो, इस बचे हुए हिस्से का, जो ये पतंग वाली आकृति बची, इस बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल बताइए। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, 8 - पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये करके 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब देखो करना क्या है, मेन मुद्दे पर मैं आता हूँ। देखो ये चारों हिस्से आपको बाहर निकालने हैं। तो आपको करना क्या होगा, 4 सेंटीमीटर भुजा इसकी थी। अरे पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 4 हिस्सों का क्षेत्रफल हटा दो, किसका बचेगा? बीच वाली पतंग का क्षेत्रफल बच जाएगा आपका। ध्यान से सुनना। अब देखो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से आपको क्या घटाना होगा? इन 4 हिस्सों का क्षेत्रफल। 4 और ये क्या है? ये वृत्तखंड है। वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको 4 वृत्तखंड घटाने होंगे। ये वृत्त के 4 अलग अलग खंड है, टुकड़े हैं, याद रखना। ध्यान से सुनना, यहां पर एक एक एंगल कितने कितने डिग्री का है रे? एक एक एंगल 90-90 डिग्री का है ना, याद रखना। और देखो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बाबू πr² × थीटा अपॉन 360 डिग्री। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² × थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग होता है। अरे 4 का वर्ग 16, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अरे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब इतना है तो 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना ये, यानी 4 गुना πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसे सोल्व करिए, बहुत आसान है। कितना हो जाएगा ये? 16 माइनस 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना रेडियस कितनी होगी इसकी? इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी? अरे भाई ये अभी मैंने जो सर्कल इधर बनाया था, इस सर्कल का ये मिड पॉइंट है। ये अभी मानो आप इसका ये मिड पॉइंट है इस सर्कल का, ये पूरी 4 है। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई है? इसकी रेडियस बाबू 2 हो गई है। तो r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू, और वृत्तखंड में जो एंगल बने हुए हैं वो कितने कितने डिग्री के? 90-90 डिग्री के। तो गुणा में 90/360 के। और यहाँ पाई की फॉर्म में आंसर लाना है तो पाई को पाई रखेंगे। 90 चौके 360, क्या आंसर आ गया? 16 - 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² × थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये बच्चे आज की क्लास के आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पूरे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। और मैं अगली क्लास में फिर आपको
रात 8:30 बजे डेली मेरी जो भी क्लास आपको मिलेगी वो अब रात 8:30 बजे ही मिलेगी, चाहे वो किसी भी चीज़ की क्लास हो, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो हिस्ट्री, जीएस, पॉलिटी, साइंस, चाहे वो कुछ भी हो, रोज रात 8:30 बजे मेरी एक क्लास आपको मिला करेगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं अपनी कॉपी पर पूरी ईमानदारी से नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस के माध्यम से मैं आपको ये सब चीज़ें लिखकर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और ये आज हमारी 6 सीरीज कंप्लीट हो गई है। तो जिस किसी बच्चे ने मेरी पहले वाली 5 वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ वो पाँचों की पाँचों वीडियो को ज़रूर देख लेना, पाँचों क्लास को ज़रूर पढ़ लेना। तो चलिए बच्चों, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अब हम अगली क्लास में।